हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे वर्णमाला वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन आंसर, फिर शब्दों को देखा, शब्दों के प्रकारों को देखा, रूढ़ शब्दों को पढ़ा आपने, यौगिक शब्दों को पढ़ा, योग रूढ़ शब्दों को पढ़ा। आइए हम देखते हैं इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर श्रृंखला को। स्टूडेंट्स, ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है वे प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है हिंदी से, हिंदू से, सिंधु से या उर्दू से। स्टडी ना कर जाने के कारण बच्चे अधिकतर लगाकर आते हैं हिंदी से, जो कि पूर्णतः गलत है। हमारा आंसर होगा सिंधु से, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था और विदेशी आक्रांताओं से परेशान था, तो विदेशी आक्रांता जब यहाँ आ गए थे तो वे जब भी हमारी भाषा को या हमारी संस्कृति को समाप्त करने की ओर प्रयासरत थे, और यही विदेशी आक्रांता स का उच्चारण ह का उच्चारण स की तरह करते थे, ह का उच्चारण स की तरह करते थे, और इसी कारण सिंधु नदी को वे हिंदू हिंदू कहने लगे थे, और सिंधु से ही हिंदी या हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कहते हैं कि सिंधु, क्योंकि यह ह का उच्चारण स की तरह करते थे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मौलिक भाषा या मौखिक भाषा? तो हमारा आंसर होगा राजभाषा। हम हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या अशोक के शिलालेख में हुआ था, हड़प्पा संस्कृति में हुआ था, महाभारत के अंतर्गत हुआ था, या गुजरात के राजा जयभट्ट 8वीं शताब्दी के शिलालेख में हुआ था? स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, विचार कीजिए और बताइए, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा है, थ्योरी को भली भांति पढ़ा है, समझा है, उत्तर दे सकते हैं, कोशिश करें। तो देवनागरी लिपि जो कि देवों की भाषा कहलाती है, जो कि हिंदी भाषा के लिखने का एक तरीका है, एक विधि है, एक विधान है, उसे ही हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। हमारी हिंदी भाषा जिस तरीके से लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि कहलाती है, और देवनागरी लिपि अर्थात देवों की भाषा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट 8वीं शताब्दी के शिलालेख में। आप उत्तर लगाएंगे गुजरात के राजा जयभट्ट 8वीं शताब्दी के शिलालेख में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। स्टूडेंट्स देख रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइए स्टूडेंट्स, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया? क्या 43 में कहा गया, 44 में कहा गया, 45 में कहा गया, 46 में? तो याद रखेंगे, जब भी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तो यह अनुच्छेद जो हमारा है उसका आंसर होगा 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा और मंगला भाषा? कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह हम क ख ग या अ लिपि का इस्तेमाल करते हैं देवनागरी के अंतर्गत, वही लिपि और किस भाषा में प्रयोग की जाती है? तो हमारा उत्तर होगा डेफिनेटली मराठी। मराठी भाषा को आप लिखकर देखिए, आई, बाबा, राम, वही लिपि का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारा उत्तर होगा मराठी। 5वें का आंसर होगा ब। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, सोचेंगे और जवाब देंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? बताइए, क्या भाष धातु से हुई है, क्या भाष से हुई, क्या भाष से हुई है, या भाषा से हुई है? हमारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना ऑप्शन चुनिए और एनालिसिस कीजिए कि आप कितने सही हैं और कितने पानी में हैं। स्टूडेंट जवाब दीजिए। 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा भाष।
भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है भाष अर्थात बोलना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कौन सा भाषा का अंग नहीं है? जब नहीं की बात होती है तो वहीं पर स्टूडेंट अधिकतर रॉन्ग कर आते हैं, गलत कर आते हैं। तो जब प्रश्न में आ जाए कि नहीं है, तब आपको नहीं है पर विशेष ध्यान देना है। अर्थात अगर आपको पता है कि भाषा के अंग कौन कौन से है तो नहीं है को आप डेफिनेटली लगा लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए आइए। शब्द, ध्वनि, वाक्य या लेख। तो हमने भाषा की इकाइयां पढ़ी थी, वही भाषा की इकाइयां, भाषा के अंग जो भी हम कह लें वो एक ही बात है। तो भाषा की इकाइयों में 5 इकाइयों को आपने पढ़ा था, उसमें देखा था कि भाषा की इकाई में शब्द भी है, ध्वनि भी है, वाक्य भी है, परंतु लेख नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा लेख। 7वें प्रश्न का उत्तर होगा द लेख भाषा का अंग नहीं है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। लिपि किसे कहते हैं? लिपि को हम बार बार दोहरा चुके हैं। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट्स आंसर सही देते हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमारा ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, कहते तो है, लेकिन भाषा के मौखिक रूप को कहते हैं, या भाषा को लिखित रूप व्यक्त करने हेतु ध्वनि को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को कहते हैं, और द है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर होगा स। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्हों की हम व्यवस्था करते हैं, अ, आ, इ, उ, क, ख, ग, वो ध्वनियों को व्यक्त करने के चिन्ह ही हमारे लिपि कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेकर आ रही हूं। देखते हैं स्टूडेंट्स, योग रूढ़ के बारे में सत्य कथन है। हम योग रूढ़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। योग रूढ़ शब्द के बारे में सत्य कथन है, इसमें प्रत्यय लगा होता है, इसमें संधि लगी होती है, ये 2 शब्दों का योग होते हैं, या बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा? जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो शॉर्ट में संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि योग रूढ़ शब्दों से आशय होता है, योग रूढ़ शब्दों से आशय होता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो है और रूढ़ भी है, परंतु अपने विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात जैसे दशानन की हमने बात की थी, तो दशानन 10 है, आनंद जिसके, अर्थात 10 मुखों वाला रावण। यौगिक तो है 10 धन आनंद, परंतु रूढ़ भी है, क्योंकि अपने ही शब्दों के भिन्न अर्थ होने के कारण विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए योग रूढ़ कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। हमारा उत्तर होगा द, क्योंकि बहुब्रीहि समास का आशय भी यही है कि वह शब्द यौगिक होते हुए भी अपने आप में विशेष अर्थ देता है। विभिन्न उदाहरण आप ले सकते हैं, सरस्वती, चक्रपाणि, दशानन, लंबोदर इत्यादि इत्यादि। अब देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके वे कहलाते हैं। सभी लोग उत्तर देंगे, जिन लोगों ने प्रॉपर उत्तर दिए उनको आखिरी में मोतीचूर का लड्डू मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जिनको लड्डू लेना है वो आंसर दीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके वे कहलाते हैं तत्सम, यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़। हम बात कर रहे हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके, अर्थात जिनके खंड हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं। आपने पढ़ा है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा यौगिक। 10वें का उत्तर होगा ब, यौगिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। वे शब्द जिनमें योग एवं रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं योग रूढ़, देशज, विदेशी या तत्सम। योग के भी लक्षण होते हैं और रूढ़ के भी लक्षण होते हैं। रूढ़ तो होता है विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है इसलिए, और यौगिक भी होता है, इसलिए ऐसे शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। 11वें का हमारा उत्तर होगा अ, योग रूढ़। दोनों ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए योग भी कहलाते हैं, रूढ़ भी कहलाते हैं और योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है?
तो पूछ सकते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है? अर्थात विभिन्न भाषाओं से संबंधित अनुसूची की बात की जा रही है। तो जब भी अनुसूची की बात करें और भाषाओं से संबंधित अनुसूची की बात करें तो आपको उत्तर में लिखना है 8वीं अनुसूची। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात करें तो 343 अनुच्छेद में उसे राजभाषा घोषित किया गया है। 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? स्टूडेंट्स, रूढ़ शब्दों को अगर आप समझ चुके हैं तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। जिन लोगों ने मेरे थ्योरी के वीडियो को देखा है वे आंसर दे पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी के वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को रखें, मैं अवश्य उसे हल करूंगी। देखते हैं, वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि वाचनालय वाचधन आलय वाचनालय होता है, तो जिसे हम तोड़ सकते हैं यौगिक शब्द है। सम धन तल समतल होता है। विद्या धन आलय विद्यालय होता है, तोड़ सकते हैं। तो तीनों ही शब्द जो उदाहरण में दिए गए हैं वे क्या है? वे यौगिक है। परंतु पशु, पशु को तोड़ने पर उसके कोई सार्थक खंड नहीं होते। और रूढ़ शब्द की परिभाषा भी है कि ऐसा शब्द जिसे तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले वह रूढ़ की श्रेणी में आता है। तो हमारा उत्तर होगा 100% पशु। उत्तर लगा दीजिएगा पशु पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं 14 नंबर का, स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्थात ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते या स्वतंत्र धारण करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो क्या कहलाएंगे? 14 नंबर का क्वेश्चन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कौन से कहलाएंगे? हमारा आंसर होगा द, इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते वे कोई भी नहीं। गुणसवार शब्द निम्न में से क्या है? गुणसवार शब्द निम्न में से क्या है? उत्तर दीजिए स्टूडेंट्स। क्या रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, निरर्थक शब्द है? जो पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि गुणसवार शब्द एक साधारण शब्द है जो दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए यौगिक शब्द कहलाता है। हमारा उत्तर होगा ब, यौगिक शब्द। 15 के बाद हम 16 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा योग रूढ़ शब्द है? बताइए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? लंबोदर, विद्यालय, स्वर्ण या चांद? योग रूढ़ को हमने समझा है कि अपने आप में जो विशेष अर्थ देता है, जो योग भी है जो रूढ़ भी है, योग रूढ़ कहलाता है। इसलिए हमारा उत्तर होगा अ, लंबोदर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा रूढ़ शब्द है? अब रूढ़ की बात हो रही है, लंबोदर, जल, जलाशय या दिनकर? फटाफट आंसर दीजिए। हमारा आंसर होगा रूढ़ शब्द जल नहीं है, जल हमारा आंसर होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, धर्मशाला शब्द किस शब्द भेद में आता है? क्या रूढ़ में आता है, यौगिक में आता है या योग रूढ़ में आता है या विकारी में आता है? विकारी शब्दों को अभी हमने पढ़ा नहीं है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ को पढ़ा है। तो धर्मशाला शब्द हमारे यौगिक में आता है। हमारा उत्तर होगा ब। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है? ब, कोई संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है। अ और ब दोनों। तो हमारा उत्तर होगा भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है स्टूडेंट्स। 20 नंबर का प्रश्न है, वर्णों के सार्थक क्रम को कहते हैं? 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा अ। 20वां प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, वर्णों के सार्थक क्रम को कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं वर्णों के सार्थक क्रम को? ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं या वाक्य विचार कहते हैं? वर्णों का जब सार्थक समूह होता है या वर्णों का जब सार्थक समूह बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। तो हमारे 20वें प्रश्न का उत्तर होगा ब, शब्द। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दी, राय बर्न ने दी, स्वीट ने दी या वान हम्बोल्ट ने दी? तो हमारा उत्तर होगा स, स्वीट ने दी। जब भी ध्वन्यात्मक शब्दों की बात हो
तो ध्वन्यात्मक शब्दों में आपको स्वीट लगाना है, अर्थात ध्वनि निकलती है जो स्वीट लगती है हमको, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक शब्दों और परिभाषा की बात हो तो स्वीट आंसर आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। अर्थात वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को जब आपस में दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को क्या संज्ञा दी है और किसने दी है? तो वो संज्ञा दी है रामचंद्र वर्मा ने, ट्रेगर ने, स्किनर ने, ब्लूमफील्ड ने। किसने दी है? आंसर दीजिए। 22 नंबर के हमारे प्रश्न का उत्तर होगा स्किनर ने। स्किनर ने वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। हिंदी भारत की राजभाषा कब घोषित की गई? हिंदी भारत की राजभाषा कब घोषित की गई? 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। भाषा की कुल कितनी इकाइयां होती है? बताइए स्टूडेंट्स, भाषा की इकाइयों को हमने भली भांति अध्ययन किया है, विस्तृत में अध्ययन किया है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाषा की कुल 5 इकाइयां होती है जिसे हमने क्रमवार अध्ययन किया है। हमारा उत्तर होगा स। अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? तो विद्यार्थियों ने पढ़ा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। तो हमारा उत्तर होगा 3 अ। इस प्रकार आज हमने देखा शब्दों पर आधारित प्रश्नोत्तर सीरीज को देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भली बातें देखिएगा, पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपके सामने उत्तरमाला भी दी गई है। मैंने बहुत ही शीघ्रता से उत्तरों को बताने का प्रयास किया है और ट्रिक इसलिए नहीं लगाया कि आप स्वयं भी एनालिसिस कर पाए, सोच पाए और उत्तर दे पाए। अंत में आप स्वयं उत्तरमाला देख सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर इस पृष्ठ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण को समझने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो को पाते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए।